नमस्कार दोस्तों, साक्षी एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए भारतीय संविधान का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें अनुसूचियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी और वर्तमान में कितनी हैं, क्या क्या इन अनुसूचियों में हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे और क्या इसका उपयोग है, क्यों इसको जानना ज़रूरी है। आइए दोस्तों देखते हैं। तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तो उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, क्योंकि हमारे संविधान में समय और परिस्थिति के अनुसार संशोधन होते रहते हैं, जिससे अनुसूचियों की संख्या बढ़ गई है। आइए दोस्तों देखते हैं प्रथम अनुसूची में क्या है। तो आपकी प्रथम अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाओं के बारे में बताया गया है। संघ एवं उनके राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं। प्रथम अनुसूची में संघ एवं उनके राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाओं के बारे में बताया गया है। इस अनुसूची में बताया गया है कि हमारे भारत में कितने राज्य हैं, उन राज्यों के नाम लिखे गए हैं। साथ में उनकी सीमाएं, किस राज्य की सीमा किस राज्य से लगती है। तो वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन की बात की गई है। संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन, वेतन, भत्ते एवं पेंशन आदि से संबंधित प्रावधान। वेतन, भत्ते एवं पेंशन आदि से संबंधित प्रावधान। इसमें यह बताया गया है कि जो हमारे देश के संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनको वेतन कितना मिलेगा, कितने उन्हें भत्ते मिलेंगे और क्या उन्हें पेंशन मिलेगी। तो इसमें संवैधानिक पदाधिकारियों में जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय हो गए, उपराष्ट्रपति महोदय जी हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, कैग, इसके अलावा अन्य जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उन सभी की वेतन, भत्ते एवं पेंशन के बारे में बताया गया है। देखते हैं हम तीसरी अनुसूची में इन सभी संवैधानिक पदाधिकारियों के संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। शपथ का उल्लेख।
संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। इसमें अनुसूची 2 में हमने देखा वेतन, भत्ते एवं पेंशन का प्रावधान, अनुसूची 3 में हमने देखा संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। इनमें इस तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के अंतर्गत, उप राष्ट्रपति आर्टिकल 69 के अंतर्गत तथा राज्यपाल आर्टिकल 159 के अंतर्गत शपथ लेते हैं। सभी संवैधानिक पदाधिकारियों के बारे में तो बताया गया है कि सभी संवैधानिक पदाधिकारी शपथ लेंगे, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची के अधीन शपथ नहीं लेगा, उपराष्ट्रपति महोदय भी तीसरी अनुसूची के अधीन शपथ नहीं लेंगे और सभी राज्यों के जो राज्यपाल हैं वो भी किसी भी अनुसूची के अंतर्गत शपथ नहीं लेंगे। अब हमें देखना है अनुसूची 2 और अनुसूची 3 में कुछ समय पश्चात हमारे दिमाग में भ्रम पैदा हो जाता है कि अनुसूची 2 में वेतन भत्ते थे या अनुसूची 3 में थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में या कहीं भी काम करने के लिए जाते हैं, रोजगार पाने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? पैसों की बात करते हैं। सबसे पहले पैसों की बात करते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं? फिर आगे की जो प्रक्रिया होती है उसको निभाते हैं। तो वैसे ही हमारे संवैधानिक पदाधिकारी जो हैं सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं? पैसों की बात कर रहे हैं। जब पैसा एकदम क्लियर हो गया, उनके मन मुताबिक मिल गया या मिलेगा, तो फिर वो क्या करते हैं? नेक्स्ट तीसरी अनुसूची के अधीन क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। तो अनुसूची 2 में क्या है? वेतन, भत्ते एवं पेंशन का प्रावधान। अनुसूची 3 में संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख, जिसमें राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय एवं राज्यपाल महोदय ये तीनों किसी भी अनुसूची के अधीन शपथ नहीं लेंगे। इधर हमने आप लोगों को बताया राष्ट्रपति महोदय आर्टिकल 60, उपराष्ट्रपति महोदय आर्टिकल 69 और राज्यपाल महोदय आर्टिकल 159 के अधीन क्या लेंगे? शपथ ग्रहण करेंगे। तो एकदम आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि पहले हर जगह पैसे की बात होगी, फिर इसके बाद काम की बात होगी। तो इधर पैसे की बात हमने कर ली, फिर इसके बाद हमने शपथ दिला दी संवैधानिक पदाधिकारियों को, फिर इसके बाद वो क्या करेंगे? काम करेंगे। अब काम कहाँ करेंगे? तो काम आपकी करेंगे, देखना है नेक्स्ट चौथी अनुसूची में बताया गया है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन। तो अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन। हमने देखा दूसरी अनुसूची में पहले वेतन भत्ते एवं पेंशन की बात की जा रही है, फिर इसके बाद संवैधानिक पदाधिकारियों ने शपथ ले ली। शपथ के बाद अब आएगी काम करने की बारी। तो काम कहाँ करेंगे? राज्यसभा जाएंगे और इसमें राज्यसभा की सीटों के आवंटन की बात की गई है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्हें कितनी सीटें दी जाएंगी और जो हमारे राज्य हैं उन्हें कितनी सीटें दी जाएंगी। तो वर्तमान में राज्यसभा की सीटें आपकी 245 हैं। जो मूल संविधान में राज्यसभा की संख्या निर्धारित की गई है वो 250 है, लेकिन अभी 5 सीटें खाली रखी गई हैं। जनसंख्या जब बढ़ेगी तो उन सीटों को बढ़ा दिया जाएगा या उन सीटों को भी भर दिया जाएगा। तो
आपकी वर्तमान में राज्यों के लिए 229 सीटें और केंद्र के लिए या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 4 सीटें हैं, 3 दिल्ली में और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, उसके लिए 4 सीटें आपकी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एवं 229 सीटें आपके राज्यों के लिए निर्धारित की गई हैं और 12 सीटें राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 80 के अधीन 12 सीटें या 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 80 के अधीन 4 क्षेत्रों से साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा से मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रकार वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। 229 राज्यों से, 4 आपके केंद्र शासित प्रदेशों से एवं 12 जो सदस्य हैं आपके राष्ट्रपति द्वारा 4 क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं। तो एक बार रिकॉल करते हैं। पहली अनुसूची में केंद्र के बारे में एवं उनके राज्यों के नामों के बारे में बताया गया है कि किस राज्य का क्या नाम है और उनकी सीमाएं किस किस राज्य से लगती हैं। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन की बात की। तीसरी अनुसूची में उनकी शपथ की बात की और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की। इधर आपको अनुसूची 2 और अनुसूची 3 को एक साथ पढ़ना है। पहले हम पैसों की बात करेंगे और बाद में हम क्या करेंगे, बाद में हम शपथ लेंगे। आइए दोस्तों आगे देखते हैं 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं अनुसूची के बारे में। तो दोस्तों अनुसूचियां 4 अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित प्रावधान। SC, ST क्षेत्रों के प्रशासन, SC, ST क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान। अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़े प्रावधानों के बारे में बताया गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन कैसा होगा। इनके बारे में जो नियम कानून है वो सरकार बनाएगी। नेक्स्ट है हमारी 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची में 4 राज्यों के नाम बताए गए हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान। तो अनुसूची 5 में हमने देखा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान। अनुसूची 6 में उन राज्यों की बात की गई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनसे संबंधित प्रावधान की बात की गई है। ये हमारे सभी पूर्वी राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बाद अनुसूची 7 में 3 सूचियों की बात की गई है। अनुसूची 7 में 3 सूचियों की बात की गई है।
इसमें संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, इसमें सम्मिलित विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी। संघ सूची में सम्मिलित विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची में सम्मिलित या शामिल विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाएगी या विधानमंडल कानून बनाएगा। और समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार कानून बनाएगी। लेकिन समवर्ती सूची में विषय एक होने पर या एक जैसा विषय होने पर केंद्र सरकार का कानून क्या होगा? लागू होगा। इधर हम देखते हैं संघ सूची में मूल संविधान में विषयों की संख्या 97 थी। मूल संविधान में विषयों की संख्या कितनी थी? 97। राज्य सूची में मूल संविधान में विषयों की संख्या 66 थी और समवर्ती सूची में मूल संविधान में विषयों की संख्या 47 थी। संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47। वर्तमान में यदि देखा जाए तो वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हो गए हैं, राज्य सूची में 5 विषय घट गए हैं, वर्तमान में 66 बचे हैं और समवर्ती सूची में जो राज्य सूची से 5 विषय हटाए गए हैं वो समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए हैं। तो इसमें वर्तमान में विषयों की संख्या कितनी हो गई है? 52। संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। इसमें जो विषयों की संख्या घटाई बढ़ाई गई है ये आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में इस राज्य सूची के विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया है। जैसे संघ सूची के अंतर्गत रक्षा मामले, राज्य सूची के अंतर्गत आपकी पुलिस और समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा जैसे विषय शामिल किए गए हैं। देखते हैं हम 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। हमारे मूल संविधान में भाषाओं की जो संख्या थी पहले 14 थी, फिर इन 8 भाषाओं को किसी न किसी संविधान संशोधन द्वारा हमने जोड़ा है। इसलिए वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? 22। अब हम देखते हैं 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख है। लेकिन मूल संविधान में टोटल कितनी भाषाएं थीं? तो मूल संविधान में आपकी 14 भाषाएं थीं। अब क्वेश्चन आपका यहाँ से बहुत जटिल पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी भाषा मूल संविधान में थी, कौन सी भाषा किसी न किसी संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो हम उन 22 की 22 भाषाओं का उल्लेख करते हैं, देखते हैं, क्योंकि इधर से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो एक ट्रिक के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे और साथ में याद करने की कोशिश करेंगे। ट्रिक में हमें आपकी पूरी भाषाएं मिल जाएंगी। 3 कम 2 साउथ पहन अब गे। 3 कम 2 साउथ पहन अब गे। साथ में आपको एक वर्ड और याद रखना है, BDMS। BDMS ये आपकी टोटल 22 भाषाएं हो गई। इसमें हम देखते हैं कि इस ट्रैक में 3 का मतलब है
का से जो हमारी भाषाएं होंगी वो 3 होंगी, और मा से भी जो हमारी भाषाएं होंगी वो 3 होंगी। सा से इधर लिखा है 2, मतलब सा से 2 भाषाएं होंगी, ऊ से 2 भाषाएं होंगी, ता से 2 भाषाएं होंगी। फिर इसके बाद इधर सिंगल सिंगल है तो इधर हमारी सिंगल सिंगल भाषा हो जाएगी। जैसे हम देखें का से हमारी कितनी भाषाएं होंगी? 3, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी। कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी। फिर इसके बाद माँ से हम 3 भाषाएं देखेंगे, मणिपुरी, मलयालम, मणिपुरी, मलयालम और मराठी। 3 भाषाएं का से हो गई, 3 भाषाएं माँ से हो गई। अब अपन को देखना है 2 भाषाएं इधर सा से, ऊ से और ता से हैं। सा से कितनी भाषाएं हैं? 2। सा से देखना है हमें सिंधी और संस्कृत। सिंधी, संस्कृत। ऊ से देखना है हमें उर्दू, उड़िया। फिर ता से देखना है हमें तमिल, तेलुगु। फिर पा से देखना है हमें, पा से है हमारी पंजाबी, हा से है हमारी हिंदी, ना से है हमारी नेपाली, आ से है हमारी असमिया या असमी, बा से है हमारी बंगाली, गा से है हमारी गुजराती। ये आपकी 18 भाषाएं हो गई। इसके बाद हमने BDMS लिखा, तो BDMS में देखना है हमें ये भाषाएं जो जोड़ी गई थी, किसी न किसी संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो BDMS में देखना है हमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये हमारी टोटल 22 की 22 भाषाएं हो गई। आपको ट्रिक को याद रखना है, 3 कम 2 साउथ, पहन, अब, गए। 3 और इधर 6 और इधर 6 कितनी हो गई? 12। और ये आपकी 6 हैं, कितनी हो गई? 3 3 6 18, और आपकी 4 हो गई BDMS। इसमें जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें ये पूछा जाता है कि कौन सी भाषा किसी न किसी संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई। उधर से आपके ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें हमें देखना है मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, कौन कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गईं। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 में हमारी 15वीं भाषा के रूप में कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। किस नंबर की थी? 15वीं भाषा के रूप में हमने सिंधी को जोड़ा। फिर इसके बाद आपका 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गईं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये हमारी 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। इसको याद करने के लिए भी हम एक ट्रिक का सहारा ले लेते हैं। इसमें हमें याद रखना है नमक। नमक से हमारी तीनों भाषाएं हो जाएंगी कि 71वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी जोड़ी गई। तो ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी।
ये हमारी 16वीं, 17वीं एवं 18वीं भाषा थी। इसके बाद हमने देखा 92वें संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा, 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा हमारी 4 भाषाएं फिर जोड़ी गईं, जो हमने देखा कौन कौन सी हैं, BDMS। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 4 भाषाएं और जोड़ी गईं, BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो दोस्तों जो इधर से आपके हाईलाइटेड क्वेश्चन हैं ये सेम के सेम यही पूछे जाते हैं कि 15वीं भाषा हमारी कौन सी थी, 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गईं, या फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गईं। इधर हमें याद करने के लिए इस ट्रिक का सहारा लेना होगा। यदि आपको ये ट्रिक याद हो गई तो पूरी की पूरी आप 22 भाषाओं के बारे में बता दोगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजी को इन 22 भाषाओं में शामिल किया गया है कि नहीं। तो अंग्रेजी हमारी संविधान की अंग्रेजी को हमारी संविधान में शामिल नहीं किया गया है किसी भी भाषाओं में। फिर भी हमारे भारत का एक राज्य है नागालैंड, जिस राज्य की राज्य भाषा क्या है, अंग्रेजी। तो याद रखना है अंग्रेजी को 22 भाषाओं में शामिल ना होने के बावजूद भी नागालैंड जैसे राज्य की राजभाषा है। दोस्तों आपकी पूरी 22 की 22 भाषाएं एकदम कंप्लीट हो गई, आपको समझ में भी आ गई होंगी। और यदि आप ट्रिक याद रखेंगे तो टोटल 22 की 22 भाषाएं किसी को भी या किसी भी एग्जाम में आप कर सकते हो। दोस्तों हमने 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं को देखा, समझा, जाना और आपको लगभग याद भी हो गई होंगी। 9वीं अनुसूची में हमें देखना है कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची में क्या क्या है, कब जोड़ी गई। तो आपकी 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम क्या है, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम क्या है, भूमि सुधार अधिनियम। इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में इस अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें आपका भूमि सुधार अधिनियम के बारे में बताया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान हैं। दल बदल से संबंधित प्रावधान क्या है 10वीं अनुसूची में, दल बदल से संबंधित प्रावधान। और इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा, 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया राजीव गांधी के कार्यकाल में। दल बदल से संबंधित या दल बदल का मतलब है कि हमारे जो नेता हैं ये चुने जाते हैं बीजेपी से और कुछ समय पश्चात पार्टी बदल लेते हैं या फिर जनता की भावनाओं का ध्यान नहीं रखते हैं। तो उन सभी नेताओं को रोकने के लिए ये दल बदल से संबंधित प्रावधान जोड़ा गया 1985 में। इसके बाद हम देखते हैं 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियाँ, पंचायतों की शक्तियाँ व जिम्मेदारियाँ। पंचायतों की शक्तियाँ व जिम्मेदारियाँ बताई गई हैं। इसमें पंचायतों के लिए टोटल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। क्या है, पंचायतों के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं और यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में जोड़ी गई। कब?
73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में। आपको कहीं कहीं 93 मिल जाएगा, कहीं 92 मिल जाएगा, कहीं 94 मिल जाएगा, तो इसमें भ्रमित नहीं होना है। 1992 में आपका अधिनियम पेश किया गया था, 1993 में आपका अधिनियम पास हो गया। इसके बाद 1994 से फाइनल रूप से क्या हुआ, लागू हुआ। तो आपको 92 मिलता है, 93 मिलता है, 94 मिलता है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो आपकी पंचायतों की शक्तियां एवं जिम्मेदारियां किस अनुसूची में बताई गई हैं, 11वीं अनुसूची में बताई गई हैं। इसको जोड़ा कब गया है, 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा। और इसमें विषय कितने हैं, 29 विषय प्रदान किए गए हैं पंचायतों को कानून बनाने के लिए। और ये जो 29 विषय हैं ये आपके राज्य सूची के विषय होंगे। इसके अलावा 12वीं अनुसूची में नगर निकाय की शक्तियां व जिम्मेदारियां, नगर निकाय की शक्तियां व जिम्मेदारियां बताई गई हैं। इसे 74वें संविधान संशोधन 1993 में ही जोड़ा गया। इसे 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। और इसमें इसके लिए टोटल 18 विषय, कितने विषय, 18 विषय प्रदान किए गए नगर निकायों के लिए कि आप इन 18 विषयों पर क्या कर सकते हो, कानून बना सकते हो। नगर निकाय के अंतर्गत जैसे नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत आ जाएगी। तो इसमें इनके लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं, 18 विषय, जिन विषयों पर आप कानून बना सकते हो। और ये विषय भी आपके राज्य सूची के होंगे। दोस्तों, हमने आपकी 12 की 12 अनुसूचियाँ कंप्लीट करवा दी हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आई होंगी और याद भी हो गई होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।